अनिल, रात तेरे पापा जी ने मुझे सपने में कहा कि रेखा, मुझे गए 2 महीना होने को आया और तूने मेरा ब्रीफकेस अभी तक खोलकर नहीं देखा। उसमें बहुत ही आवश्यक पेपर रखे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे बाद ब्रीफकेस खोलकर सभी पेपर निकाल कर पढ़ लेना। माँ, आपको पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं कितने महत्वपूर्ण पेपर है जिन्हें वह आपको पढ़ाना चाहते थे। आप चिंता न करें, आज छुट्टी का दिन है, मैं अभी सब देख लेता हूँ। अनिल ने सूटकेस के सारे पेपर देख लिए। घर की रजिस्ट्री के पेपर, मेडिकल टेस्ट के पेपर, बिजली के बिल व अन्य खरीदे गए सामानों के बिल रखे थे। कुछ ऐसा नहीं मिला जो महत्वपूर्ण हो। अंत में एक पैकेट मिला जिस पर रेखा के लिए व्यक्तिगत लिखा था। कौतूहलवश पैकेट खोला तो उसमें 2 लिफाफे निकले जिस पर 1 नंबर व 2 नंबर लिखा था। माँ, पहले आप 1 नंबर का लिफाफा खोलिए, बाद में 2 नंबर का खोलिएगा। यह केवल आपके लिए है बेटा, तुमसे क्या छिपाना। तुम तो मेरे अपने हो, बहू को भी बुला लो, तुम ही पढ़ो, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। रेखा, जब से मैं बीमार रहने लगा तभी से मैं चाहता था कि अपने जीवन से संबंधित हर चीज़ एवं हर आवश्यक बातें तुम्हें समझा दूँ, जिससे मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब जब तुमसे बात करनी चाहिए तब तुम भावुक हो जाती थी। मैं तुम्हें शब्दों द्वारा तो कभी बता नहीं पाया, इसलिए यही निर्णय लिया कि लिखकर सब बातें बता दूँ। रेखा, हम दोनों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। कभी भी मैं तुम्हें वह सुख सुविधा नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मेरी परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने परिवार के लिए वह सब नहीं कर पाया जो मैं चाहता था। मेरी महीने भर की आय जीवन की नितांत आवश्यक वस्तुओं के लिए ही पर्याप्त होती थी। बैंक में जमा करना या मनोरंजन पर खर्च करना अकल्पनीय सा था। मैंने अनेकों बार तुम्हें छोटी-छोटी बातों के लिए मन मारते देखा है। बच्चों को भी कहाँ दे पाया जो उनकी चाहत थी। फिर भी तुम्हारे सहयोग से गृहस्थी की गाड़ी जैसे-तैसे खिंचती रही। इसी बीच घटी एक घटना ने मेरे मानस को झकझोर कर रख दिया। मुझे भविष्य में कुछ योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। मेरे कार्यालय में मेरे एक सहयोगी के अंकल, जो एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य करते थे, रिटायरमेंट के समय उन्हें ऑफिस से काफ़ी बड़ी रकम मिली थी। अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह वह पहले ही कर चुके थे। उनके दोनों बेटे अपने-अपने परिवारों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व पत्नी के निधन के पश्चात वह नौकर के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उन्होंने बड़े बेटे के पास रहने का निर्णय लिया। छोटा बेटा अभय भी चाहता था कि पापा उसके पास उसके साथ रहे। बड़े बेटे अमित ने उनका हृदय से स्वागत किया। बहू बच्चे सभी काफ़ी प्रसन्न लगे। अभय भी कुछ दिनों के लिए अपने परिवार सहित उनसे मिलने आया। इस तरह शुरू के कुछ माह मिलने मिलाने में व्यतीत हो गए। इसी बीच दोनों भाइयों में कुछ मंत्रणा हुई। पापा, आपसे हम कुछ राय लेना चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की हमेशा से यही चाह रही है कि हम दोनों का परिवार साथ रहे। हम दोनों एक शहर में रहकर कोई व्यापार करें या फिर कोई कंपनी खोल ले। आपके द्वारा बनाई कोठी जयपुर में खाली पड़ी है। अभी तक तो हम दोनों नौकरी के कारण यहाँ से वहाँ भटकते रहे। हमारी इच्छा है कि क्यों न जयपुर चलकर ही कुछ काम किया जाए। आपका मार्गदर्शन तो हमें मिलेगा ही एवं आपका समय भी आराम से व्यतीत होगा। पूरा परिवार भी एक साथ रह सकेगा। पापा, अभी तो हमारे पास कोई भी काम शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। यदि आप हमारी सहायता करें तो हमारा यह सपना साकार हो सकता है। मेरे दोस्त को बच्चों का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे कितने योग्य हैं कि मिलकर रहना चाहते हैं। उन्हें मेरा भी कितना ख़याल है। पैसे का क्या है, वह तो मेरे बाद भी उनका ही है। अच्छा है दोनों मेरे सामने ही सेटल हो जाए। मेरा क्या है, 2 समय का खाना और बच्चों का प्यार मिलता रहे, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह उन्होंने अपनी पूरी जमा पूँजी लगाकर बच्चों को कंपनी खुलवा दी। कुछ समय तक तो बच्चे उन्हें अपने साथ ले जाते रहे, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे उन्हें अब अपने साथ ले जाने से कतराने लगे। कुछ न कुछ बहाना बनाकर वो उन्हें घर पर ही छोड़ जाते। पूछने पर अभद्रता पर उतर आते। उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इधर बहुएँ अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती। ससुर के हर समय घर पर रहने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ने लगी। उन्होंने भी उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति यह हो गई कि 2 रोटी के लिए भी उन्हें बार-बार बहुओं को याद दिलाना पड़ता। वे खुद को अपमानित महसूस करने लगे। तनाव उन पर हावी हो गया। जब समस्या हद पार कर गई तो उन्होंने नींद की अधिक गोलियां खाकर अपने को समाप्त कर लिया। उनके पैसे से सबल बने पुत्रों पर किसी को शोक नहीं हुआ। उनकी मृत्यु का रहस्य उनकी कोठी की दीवारों में दबकर रह गया। रेखा, इस घटना ने मुझे व्याकुल कर दिया। कई रात मैं सो न सका। मुझे महसूस हुआ कि पैसे का जीवन में कितना अधिक महत्व है। इस छोटी सी नौकरी में तो कुछ भी अतिरिक्त संचय कर करना असंभव है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा क्या होगा? बच्चे समय के साथ अपनी अपनी गृहस्थी में रम जाएंगे। इस बीच मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे अपना समय काटोगी? यही चिंता मुझे सताए जा रही थी।
इसी चिंता ने मुझे नौकरी के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। क्या करूँ, कैसे करूँ? इसी उधेड़-बुन में कई दिन निकल गए। एक मित्र ने सुझाव दिया, तुम पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते? उन्हीं के प्रयास से मैं एक सज्जन के यहाँ उनके 3 बच्चों को पढ़ाने लगा। तुमसे कहता तो तुम कभी मुझे यह सब करने न देती। काम की अधिकता का बहाना बनाकर मैं दफ्तर के बाद बच्चों को पढ़ाने जाने लगा। इस तरह मैंने तुमसे पहला और अंतिम भी झूठ बोला। ट्यूशन की आय को हर माह लेने की बजाय मैं साल में 1 बार लेता। उस अच्छी खासी रकम से विकास पत्र खरीद लेता, जो 5 साल बाद दुगुने होकर मिलने लगे। हर वर्ष यह क्रम बन गया। इस पैसों को मैं बैंक में डालने लगा। बीच-बीच में प्रमोशन हुए, बोनस भी मिले। उन पैसों से घर की आवश्यकताएं पूरी करता रहा। इस तरह रिटायरमेंट तक मैं कुछ पैसे जोड़ पाया। बच्चे मेधावी थे, उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरियों पर लग गए। रिटायरमेंट के बाद दफ्तर से जो पैसा मिला उसे बच्चों की शादियों पर लगा दिया। पेंशन से हम दोनों का खर्च आराम से चल जाता था। अब मन में शांति थी कि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बच्चों के पास आते जाते समय आराम से व्यतीत हो रहा था। अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे डरा ही दिया। उनके अनुसार मुझे शुगर के साथ साथ दिल की बीमारी भी होने की प्रबल संभावना थी। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के अनुसार मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता था। यह जानकर मैं चिंतित रहने लगा। उस समय मुझे न अपना ध्यान आया, न ही बच्चों का। बस तुम्हारे लिए मन घबराने लगा। तुम तो घर गृहस्थी के कार्य के अलावा कुछ भी नहीं जानती। पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो। इसलिए कुछ भी बहाना बनाकर मैंने अनिल के पास रहने का मन बना लिया। अनिल एवं सुधा काफ़ी समय से आग्रह कर रहे थे कि मम्मी पापा अब आप हमारे पास आकर रहिए। तुमने भी मेरे निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जल्द ही हम दोनों जयपुर का घर किराए पर चढ़ाकर अनिल के पास आ गए। मुझे अनिल एवं सुधा पर पूरा विश्वास था कि मेरे बाद ये दोनों तुम्हें कुछ भी कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन इनकी भी गृहस्थी है, अपनी समस्याएं हैं, खर्च है, पारिवारिक समस्याएं हैं। अनिल की भी सीमित आय है। मैं नहीं चाहता था कि हमारा अतिरिक्त आर्थिक बोझ इन पर पड़े। इसलिए मैं अपनी पेंशन घर में खर्च करने लगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी सहमति से ही मैं सब कर पाया। उन्होंने भी हमें कभी निराश नहीं किया। दोनों हर परेशानी में हमारे साथ खड़े दिखाई दिए। रेखा, मेरे बाद तुम्हें भी पेंशन मिलेगी। तुम भी उसे घर पर खर्च करना। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी बैंक में फिक्स करवा दी है। उसका ब्याज तुम्हारे अकाउंट में आता रहेगा। खूब खर्च करना। मुझे मालूम है कि पैसों की तंगी के कारण तुम अपनी इच्छाओं को दबाती रही हो। अब निसंकोच अपने पर खर्च करना, दान करना, बच्चों पर खर्च करना, घूमना फिरना। तुम्हारे पास पैसा होगा तभी घर में भी मान सम्मान मिलेगा। तुम्हारे बाद सब बच्चों को मिले, इसके लिए तुम्हारे साथ बच्चों का नाम डलवा दिया है। रेखा, दूसरे लिफाफे में बैंक की चेक बुक, पासबुक एवं एटीएम कार्ड भी है। हाँ, मेरी बीमा पॉलिसी भी तुम्हारे नाम पर है। अनिल से कहकर जल्दी ही इस काम को करा लेना। अब बंद करता हूँ, समझदारी से रहना। अनिल ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें सब पेपर सुरक्षित थे। मेरे साथ साथ बेटा बहू भी अपने आंसुओं को कहाँ रोक पाए। उन भावुक पलों में बहू ने आगे बढ़कर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछ दिए। माँ, पिताजी ने जो भी सोचा या किया वह ठीक ही होगा, परंतु आप विश्वास करें कि मैं एवं सुधा आपका दिल कभी भी नहीं दुखाएंगे। मैंने डबडबाई आंखों से उन दोनों को आंख में भर लिया। अनिल, तेरे पापा जी ने त्याग करके मेरे सुख के लिए इतनी बड़ी रकम जमा कर दी ताकि उनके जाने के बाद मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े, परंतु वे ये भूल गए कि हमेशा से ही उनका हाथ थाम कर चलने वाली ये रेखा क्या उनके बिना एक कदम भी चल पाएगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब